हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर प्रोमिसेस कंप्राइजिंग ऑफ लीगल एंड इलीगल पार्ट्स। यानी कि जब हम प्रोमिस बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमारा एक पार्ट है क्या है, लीगल है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है हमारा इलीगल है। तब क्या जो हमारा इलीगल पार्ट है उसकी हम एनफोर्समेंट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, क्या वह वैलिड हो सकता है या नहीं हो सकता है, और जो हमारा लीगल पार्ट है क्या वह इलीगल पार्ट की वजह से वह भी वॉइड हो जाएगा। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं सेक्शन नंबर 57 और 58 के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 57 क्या बोलता है? रेसिप्रोकल प्रोमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल। रेसिप्रोकल प्रोमिस, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कौन से प्रोमिसेस होते हैं? सेक्शन नंबर 51 टू 54 तक हमने स्टडी किया था। प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए जिससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का वह क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कौन से प्रोमिस होते हैं। ठीक है, तो अगर आप वह स्टडी नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा और आपको यह जो सेक्शन नंबर 57 और 8 भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले वह वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल प्रोमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल। जहां पर जो हमारे थिंग्स है लीगल हो एंड अदर थिंग्स इलीगल हो। वेयर पर्सन्स रेसिप्रोकली प्रोमिस, जहां पर पर्सन्स रेसिप्रोकली प्रोमिस करते हैं यानी साइमल्टेनियसली प्रोमिस करते हैं एक दूसरे के साथ। फर्स्टली टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर लीगल, जो फर्स्ट जो थिंग होती है वह क्या है, लीगल है। एंड सेकेंडली अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस टू डू सर्टेन अदर थिंग्स विच आर इलीगल। लेकिन जो एक पार्ट है उस प्रोमिस का वह क्या है, इलीगल पार्ट है। ठीक है, वह लीगल नहीं है। द फर्स्ट सेट ऑफ प्रोमिसेस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। जो फर्स्ट सेट ऑफ प्रोमिसेस मींस यानी कि जो हमने लीगल पार्ट के लिए प्रोमिस किया है वह प्रोमिस तो हमारा होगा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बट परंतु द सेकंड इज ए वॉइड एग्रीमेंट। जो हमारा इलीगल पार्ट होगा वह क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी उसे हम एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं। अगर वह ब्रीच कर देते ये दूसरी पार्टी आपके परफॉर्म करने के बाद वह इलीगल पार्ट, यानी कि अगर आप उस इलीगल पार्ट की परफॉर्मेंस कर देते हो और जो सेकंड पार्टी है वह उस किस चीज के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो आपने किया है यानी जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है उसके लिए परफॉर्मेंस करने से मना कर देती है सेकंड पार्टी, तब उसके ब्रीच के लिए आप उसके अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 57 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इलीगल एग्रीमेंट क्या होगा, हमारा वॉइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो इसकी इलुस्ट्रेशन दी गई है सेक्शन नंबर जो हमारा 57 है, इलुस्ट्रेशन है इसकी हमारी, A and B agrees that A shall sell B a house for 10,000 rupees, but that if B uses it as a gambling house, he shall pay A 50,000 rupees for it। तो यहाँ पर दो पार्टीज है, दो पार्टीज क्या कर रही है, एक प्रोमिस बना रही है। ठीक है, तो ये दोनों पार्टीज क्या कर रही है, एक प्रोमिस बना रही है। तो यहाँ पर जो हमारा ए एंड बी, दैट ए सेल बी ए हाउस फॉर 10,000 रुपीज। तो जो 10,000 रुपीज के लिए इसको हाउस है वह सेल कर रहा है। एंड जो यो क्या कर रहा है कि अब इसने बोल दिया है कि मैं अगर इसे गैम्बलिंग हाउस के लिए यूज करूंगा तो मैं आपको क्या दे दूंगा, 50,000 रुपीज। कितने पैसे, 50,000 रुपीज। ठीक है, लेकिन जो गैम्बलिंग के लिए अगर आप हाउस यूज करोगे तो वह क्या लीगल होगा, नहीं, तो वह होगा आपका इलीगल। अगर आप इलीगल पर्पज के लिए कोई भी एग्रीमेंट बनाते हो तो वह आपका वॉइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, द फर्स्ट सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नेमली टू सेल द हाउस एंड टू पे 10,000 रुपीज फॉर इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट जो हमारा यह कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, यह प्रोमिस था हमारा। ठीक है, यह कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारा वैलिड। वैलिड क्यों बन गया,
क्योंकि यह लीगल था। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि वह बी है जो हमारा गैम्बलिंग हाउस के लिए यूज करेगा या फिर किसी ऐसे कोई अनलॉफुल थिंग्स के लिए उस हाउस को यूज करेगा। तो इसलिए हमारा जो 10,000 के अंदर एक प्रोमिस बन रहा है वह होगा हमारा वैलिड। लेकिन जो सेकंड पार्ट होगा, द सेकंड सेट इज फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका? अनलॉफुल है। ठीक है, पैसे तो ज्यादा दे रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट है अनलॉफुल। ठीक है, unlawful object, namely that B may use the house as a gambling house and is a void agreement। तो यहाँ पर unlawful house हो गया और यहाँ पर हमारा एग्रीमेंट क्या हो गया? void agreement हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए इसके अंदर क्या है कि एक चीज और है। अब इसने मान लीजिए बी ने 50,000 रुपीज दे दिए ए को कि मैं आपका हाउस है वह गैम्बलिंग के लिए यूज करूंगा, 50,000 रुपीज मेरे से पर मंथ देते रहना। ठीक है, अब जो ए है, ए ने पैसे ले लिए। ठीक है, पैसे लेने के बाद ए ने मना कर दिया कि मैं तो पैसे वापस नहीं करूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो बी है, क्या बी ए के अगेंस्ट में इसलिए सूट फाइल कर सकता है कि मैंने ए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसके अंदर मैं उसका हाउस रेंट पे ले रहा था और उसको 50,000 रुपीज पर मंथ देता, मैं उस हाउस को एज ए गैम्बलिंग हाउस यूज करता। नहीं, तो यहाँ बी उस चीज के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता है क्योंकि वह एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? हमारा वर्ड एग्रीमेंट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जरूरत पड़ेगी बी को एक एडवोकेट की, ए से पैसे निकलवाने के लिए। ठीक है, क्योंकि एडवोकेट बनाएगा एक न्यू स्टोरी। ठीक है, कि इसने मुझसे पैसे ना कि उस हाउस को गैम्बलिंग हाउस को यूज करने के लिए मैंने इसको 50,000 रुपीज दिए थे, मैंने इसको दिए थे सिर्फ यूज करने के लिए, फ्रेंडली तौर पर इसको मैंने इसकी हेल्प की थी, उसके लिए मैंने इसको पैसे दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये नई स्टोरी क्रिएट करके इससे पैसा क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, रियल में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो लेकिन ऐसा एग्रीमेंट होगा जो हमारा वर्ड होगा। तो यहाँ पर अगर अकॉर्डिंग टू द एक्ट चले तो हम जो बी है वह ए से पैसा 50,000 रुपीज क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 58 की। सेक्शन नंबर जो 58 है हमारा, जिसके अंदर डिफाइन किया गया है अल्टरनेटिव प्रोमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल। यानी अल्टरनेटिव जो प्रोमिस होगा वहां पर जो एक ब्रांच है यानी उसका जो एक हिस्सा है अगर वह क्या हो जाए? इलीगल हो, तब क्या होगा? इन केस of an alternative promise one branch of which is legal and other illegal, the legal branch alone can be enforced। तो यानी जो लीगल ब्रांच होगी उस कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, तो वह क्या होगी? सिर्फ अकेली उसको एनफोर्स किया जा सकता है। जो इलीगल ब्रांच होगी उसको हम एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, जहां पर दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और वहां पर जो इलीगल ब्रांच होगी उसको एनफोर्स नहीं करवाया जा सकेगा, जो लीगल ब्रांच होगी सिर्फ उसको एनफोर्स करवाया जा सकेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, अगर उस पेड़ की कोई शाखा है, ब्रांच है, वह सूख जाती है, तो वह ब्रांच तो सूख गई है, तो उस ब्रांच को सूख जाने की वजह से हम पूरे पेड़ को तो काट नहीं सकते हैं ना, क्योंकि जो बाकी बचा हुआ है वह तो बिल्कुल ठीक है, वह तो छांव भी दे रहा है, फल भी दे रहा है। तो उसी तरीके से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? सिर्फ उस जो ब्रांच है, वो सूखी हुई ब्रांच है, उसको क्या करेंगे? काट देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, साइड में छोड़ देंगे उसको, उसको हम किसी भी यूज में नहीं ले सकते हैं, वह अब हमारे किसी काम की नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा इलीगल पार्ट है एक कॉन्ट्रैक्ट का, वह है पहली बात तो वह होगा वॉइड। ठीक है, और उसके बावजूद अगर बना लिया है किसी ने, लिखवा लिया है, ठीक है, तो वहां पर जो वह पार्ट होगा इलीगल उसे हम एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर सिर्फ जो लीगल ब्रांच होगी यानी जो हमारा बचा हुआ पेड़ है सिर्फ वही फल देगा, जो ब्रांच है वह कोई भी काम नहीं आने वाली है। तो जो हमारा लीगल होगा, जो हमारा लीगल पार्ट होगा उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसे हम एनफोर्स करवा सकते हैं और दूसरी पार्टी को बोल सकते हैं
कि आप इस पार्ट को परफॉर्म कीजिए। मैंने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है, ठीक है। इलीगल पार्ट को तो वह परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि पहली बात तो वह वॉइड होता है, और सेकेंडरी वह नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। अब बात आती है इसकी जो इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन है हमारी, ए एंड बी एग्री दैट ए शैल पे बी 1000 रुपीज। ए और बी दो पार्टीज हैं हमारी, जहां पर ए शैल पे, ए बी को कितने रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है, 1000 रुपीज, फॉर विच बी शैल आफ्टरवर्ड्स डिलीवर टू ए आइदर राइस और स्मगल्ड। क्या करेगा अब यहाँ पर, जो बी क्या करेगा, स्मगल करेगा, ठीक है, तस्करी करेगा। अब जो हमारा बी है किस चीज की, ओपीएम की, अफीम की तस्करी करेगा, और साथ में क्या लेके आ रहा है, राइस लेके आ रहा है, ठीक है। तो राइस और ओपीएम लेके यह आ रहा है, किसको डिलीवर करेगा, ए को डिलीवर करेगा। अगर ए है वह यहाँ पर बी को 1000 रुपीज ना दे, तो क्या जो हमारा बी है वह ए से क्लेम कर सकता है 1000 रुपीज? वह ए से क्लेम तो कर सकता है, लेकिन यह नहीं बोल सकता है कि उसने ओपीएम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। वह सिर्फ जो राइस है उसके लिए क्लेम कर सकता है कि मैंने इसको राइस डिलीवर करने के लिए प्रॉमिस किया था इसके साथ, ठीक है। तो जो मेरा है मैंने पार्ट परफॉर्म कर दिया, अब जो ए है उससे मेरे 1000 रुपीज दिलवाए जाए। लेकिन जो सेकंड पार्ट होगा हमारा स्मगल्ड का, वह क्या होगा, इलीगल होगा, और जो इलीगल पार्ट होता है उसे हम परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर राइस। तो राइस तक, यानी जो हमारा राइस तक क्या होगा, वह पार्ट होगा, वह कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड ए वॉइड एग्रीमेंट एज टू द ओपीएम, और जो ओपीएम के लिए होगा वह एक वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति है 1000 रुपए में लेके ओपीएम थोड़ी ना आएगा, क्योंकि ओपीएम तो आपको भी पता है कितनी महंगी होती है, और पकड़ा जाएगा तो आपको पता है कि इसमें जमानत भी नहीं होती, जल्दी से बेल नहीं मिलती है ओपीएम के पकड़े जाने पर। आई होप आपको जो लीगल एंड इलीगल पार्ट्स है वह समझ में आ गया होगा। सेक्शन जो 57 और 58 है हमारा। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करके हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।